नमस्कार। इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी जी, जिनके आमंत्रण पर आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। कई वरिष्ठ अतिथिगण जो यहाँ आए हुए हैं, हमारे कुछ पुराने मित्र यूनिवर्सिटी डेज़ के और रिपोर्टिंग डेज़ के मेरे सामने हैं, जो कि आज की तारीख में यहाँ पर फैकल्टी हैं। संजय जी, आशीष जी, मंचासीन मोनिका जी, हमारे रिपोर्टिंग डेज़ में जिनके साथ कई महत्वपूर्ण इवेंट्स को कवर करने का मौका मिला, बालकृष्ण जी। रश्मि से अभी मेरी मुलाकात हुई, आप ही के विश्वविद्यालय की छात्रा रही हैं, और आप सभी इस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं जो या तो पहले से हैं या फिर जिनका ये सत्र आरंभ हो रहा है। आप सबके बीच आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में इसी महीने मैंने 29 साल पूरे किए हैं, और 29 साल पहले जब इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था तो ये मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। बड़ी साफगोई से बात करना चाहूँगा, ये मेरा बैकअप ऑप्शन था जब मैं आईएमसी में आया था पढ़ने के लिए, चूँकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में चूँकि मैं सबसे कम उम्र का छात्र था, टॉप कर गया तो दिमाग ख़राब हो गया, और फिर हमने सोचा कि यही कर लेते हैं। हमने यूपीएससी कभी नहीं दिया, ना ही कोई दूसरी सरकारी नौकरी के लिए कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू दिया। जब इंडस्ट्री में आए थे हम लोग तो प्रिंट के डोमिनेंस का इरादा था। अब ऑल इंडिया रेडियो, जो कि सिर्फ आकाशवाणी है, रेडियो प्रचलन में था, लोग सुना करते थे, प्रिंट का डोमिनेंस था। टेलीविज़न एंटरटेनमेंट के बाद खबरों की दुनिया में बस शुरू हुआ था। महज कुछ बुलेटिन थे। मुझे याद है जब हम इंटर्नशिप करने गए, और अभी रश्मि जिक्र कर रही थी कि इनकी इंटर्नशिप की चिट्ठी जो है लेके गई थी, मैं माफ़ करें, अदिति की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ पर मैंने बात करनी शुरू की तो अचानक ये जो इनका सरनेम है वो एक मैं टॉगल कर गया, रश्मि राजपूत जो है। हालांकि अदिति से अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था, तो अदिति ने जो जिक्र किया कि जब ये इंटर्नशिप के लिए गई और इनका वो जिस संस्थान के लिए लेटर इशू हुआ था, उस संस्थान ने उसको ऑनर नहीं किया। मेरे साथ ये हुआ कि मैं उस ज़माने में, पता नहीं कितने लोगों ने BITV या TVI का नाम अब सुना होगा, उस संस्थान में गया, और उस संस्थान के जो सीनियर थे उन्होंने कुछ इस तरीके से हमें ट्रीट किया, बदजुबानी ही कह सकते हैं कि हमें बड़ा ख़राब लगा। और हम नीचे उतरे, और हमारे संस्थान के सीनियर थे सुप्रिया प्रसाद, जो कि आज तक में थे उस वक्त, और आज तक उसमें न्यूज़ चैनल नहीं था, महज 20 मिनट की खबरों का एक बुलेटिन था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, आप अगर करवा सकें। SP सिंह संपादक थे, और वहाँ से फिर मैंने इंटर्नशिप की, और इंटर्नशिप के बाद वहाँ मुझे तुरंत नौकरी नहीं मिली, तो उसका एक मध्य प्रदेश कनेक्शन है। और वो मध्य प्रदेश कनेक्शन ये है कि 1996 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे। आप सबको याद होगा, माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई थी। पता नहीं नए बच्चों को ये पता भी होगा या नहीं ये बात। और उसकी खबर जो है आज तक पर एक बाद के दिनों में भी हाल तक NDTV के CEO संजय पुगलिया जी, उन्होंने इंटरव्यू किया था उनका, और वो दूरदर्शन पे चूँकि आज तक 20 मिनट के बुलेटिन के तौर पे चलता था, और जैसे ही सरकार को ये पता चला वह बुलेटिन ड्रॉप कर दिया गया। और उसी के साथ जो एक्सटेंशन की जो एक संभावना थी कि ये 20 मिनट से 50 मिनट यानी 1 घंटे का पूरा स्लॉट हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। और फिर मुझे SP ने कहा कि विजय ऐसा करो कि कुछ समय प्रिंट में काम कर लो, तुम्हारी थोड़ी लैंग्वेज भी ठीक हो जाएगी, और खबरों का जो चयन है उसका जो नज़रिया है वो बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रिंट में जाना हुआ। तो उस समय हम लोग जब प्रिंट में काम कर रहे थे, TV चैनल कोई नहीं था उस वक्त जो हार्डकोर न्यूज़ चैनल हो। 98 में 2 चैनल एक साथ शुरू हुए, जब जी ग्रुप ने अपना जी इंडिया TV बनाया, और स्टार न्यूज़ जो है, जो कि NDTV ने प्रोड्यूस करना शुरू किया। वह TV का शुरुआती फेज़ था, और मुझे लगता है कि शायद क्रिकेट में अगर बहुत पैसा नहीं आया होता, और जगमोहन डालमिया BCCI के इंटरेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत नहीं होते, तो शायद इंडिया में टेलीविज़न का रिवॉल्यूशन इतनी जल्दी नहीं हुआ होता, क्योंकि वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला था। दूरदर्शन को आदत थी फ्री में क्रिकेट मैचों के प्रसारण की, और BCCI के चेयरमैन के तौर पर उसमें जगमोहन डालमिया ने
यह तय किया कि नहीं, हम फ्री में नहीं देंगे, और वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, जो कि CAB वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के तौर पे जाना जाता है, और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि एयरवेव्स आर पब्लिक प्रॉपर्टीज़। खैर, तो वहाँ से इस देश में टेलीविज़न प्रसारण ने जोर पकड़ा। इंडिया में आगे चलकर जो है, जब हम लोग इंडस्ट्री में आए थे तो भारत से प्रसारण की इजाज़त नहीं थी न्यूज़ चैनल्स की, वो हांगकांग या सिंगापुर से होते थे। फिर भारत से होने लगे, पॉलिसीज़ लिबरल हुई। आज हमें पता नहीं कि कितने 100 न्यूज़ चैनल है इस देश में, चूँकि बहुत सारे लाइसेंस हैं। सरकार कोई नए लाइसेंस नहीं इशू कर रही है, तब भी पुराने लाइसेंस बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अब भी अनयूज्ड हैं। सैकड़ों की तादाद में देश के हर हिस्से में, हर लैंग्वेज में न्यूज़ चैनल्स हैं। हमारी जो जनरेशन थी वो ट्रांजिशन वाली जनरेशन थी, जो कि प्रिंट से टीवी में आई थी, या फिर हमसे पहले कुछ लोग थे जो कि प्रिंट में थे, प्रिंट से जब टीवी शुरू हुआ तो आए। कन्वर्जेंस उस स्टेज पर मुझे लगता है ये जो वर्ड इवॉल्व नहीं हुआ था, उस समय ये ट्रांजिशन होता था। मुझे लगता है कि 2010 के आसपास जब डिजिटल ने, और ख़ासतौर पे जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व होने शुरू हुए, जिसको कि हम ऑर्कुट से इस देश में शुरू करके और हम फ़िलहाल फेसबुक, एक्स या यूट्यूब के तौर पे जानते हैं, जब वो इवॉल्व होने शुरू हुए, उसी के साथ साथ जो ऑन प्लेटफॉर्म का रिवाज जो है शुरू हुआ, यानी जो लोगों ने अपनी वेबसाइट्स जो है, लेकिन इनिशियली वो वेबसाइट्स भी बहुत कस्टमरी टाइप की होती थी, कोई ये मान के नहीं चल रहा था कि वह जो है आपका जो उस समय का मेन स्ट्रीम जो था, चाहे वह प्रिंट हो चाहे टीवी हो, उससे आगे निकलने की ज़रूरत करेगा। लेकिन जाहिर है तकनीकी बदलाव का यह पूरा दौर है, और टेक्नोलॉजी जिस लेवल पर चेंज ला रही है, उसमें उन चेंजेस की वजह से आज से 4-5 साल पहले जो है इंडिया में कन्वर्जेंस की बात उठने लगी। ग्लोबली जो है कन्वर्जेंस जो है, इस पे चर्चा 7-8 साल पहले शुरू हुई, जब कई सारे जो एस्टेब्लिश न्यूज़पेपर्स थे, आप लोगों में से बहुतों ने न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम सुना होगा, उनके आर्टिकल्स आप पढ़ते भी होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स अपने आप में रिलेवेंट हो गया था, चूँकि दुनिया में कई जगहों पर हमने देखा है कि प्रिंट की सर्कुलेशन धीरे धीरे गिरनी शुरू हुई, तो उन्होंने अपने को री इन्वेंट करने के लिए अपने को डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म के तौर पे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि आज की तारीख में अगर हम NYT की बात करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की, तो उनके यहाँ आज की तारीख में जो अखबार है वह उनके डिजिटल न्यूज़ रूम का एक बाई प्रोडक्ट है, जिस पर कि मुश्किल से 4-5 लोग काम करते हैं, जो कि पूरे दिन जो भी NYT डिजिटल पे जो भी चीज़ें पब्लिश होती हैं, उससे जो 80-100 जो बेहतरीन खबरें जो है उनको प्रोड्यूस करके वो अखबार निकाला जाता है। तो ये जो है कन्वर्जेंस का US में पहला सफल एक्सपेरिमेंट था। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी, जैसे कि सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इंडिया में ख़ास तौर पर लोग उस अखबार को इसलिए जानते थे क्योंकि पीटर रिबॉक करके क्रिकेट कमेंटेटर होते थे, वह उसके परमानेंट कॉलमनिस्ट थे, और उनकी बतौर क्रिकेट कमेंटेटर जो है, और ख़ासतौर पे कॉलमनिस्ट के तौर पे पूरी दुनिया में साख रही। बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी, वो खैर हम जाने दें। लेकिन सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने भी अपने को री इन्वेंट किया जब वो कन्वर्जेंस की राह पर गए। एक ब्राज़ील का बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, ग्लोबो के तौर पे हम जानते हैं। ग्लोबो के सामने भी यही संकट आया, ग्लोबो ने भी अपने को चेंज किया, और वो जो है एक कन्वर्स प्लेटफॉर्म के तौर पर वह मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल के तौर पर इवॉल्व हुआ। इंडिया में जो इसकी नीड महसूस की जाने लगी, क्योंकि आप याद करें आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, अगर हम देश के सबसे बड़े उस समय के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया में हम डिजिटल में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो है उसकी सारी कमाई प्रिंट से हो रही थी। कोई ये मान के नहीं चल रहा था कि बहुत जल्दी प्रिंट को रिप्लेस कर पाएगा डिजिटल। मेरे ख्याल से मार्केट शिफ्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि आप इस देश में जानते हैं कि नॉर्मली हम लोग पढ़ने के लिए पे नहीं करना चाहते, या इवन देखने के लिए भी पे नहीं करते, इवन सर्फ करने के लिए भी पे नहीं करते। हम 300 रुपये की फिल्म जाके देख सकते हैं, लेकिन हम 10 रुपये का जो पेवाल के अंदर अगर कंटेंट पड़ा हुआ है तो हम उसको कंज्यूम नहीं करते। तो आपकी मेजर डिपेंडेंसी जो है एडवर्टाइजिंग पर रही है। प्रॉब्लम ये हुई कि जब ऑडियंस बिहेवियर जो शिफ्ट होना शुरू हुआ, जब आज की ये जो जनरेशन है, मैं सर्वे कर सकता हूँ, ऐसे भी
या अगर आप लोग भी ऑर्गेनाइज ढंग से इनके बीच सर्वे करें, खासतौर पे मुझे लगता है सत्रारंभ में जो बच्चे तमाम आए हैं, इनमें से कितने न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे हार्ड कॉपी? मुझे नहीं लगता, अगर कोई कह भी रहा होगा तो शायद वो एक रेयर एनिमल होगा, या फिर वो कहने के लिए कह दे रहा होगा, कोई नहीं पढ़ता। क्योंकि जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं नौकरी देने के लिए, जब हम पूछते हैं तो कोई हाँ नहीं भरता। तो जो अखबार पढ़ रहे हो वो जनरेशन है जो कि मुझे लगता है ये फर्स्ट रो में बैठी हुई है या सेकंड रो तक बैठी होगी, उसके आगे या थर्ड रो तक मैं कुछ चेहरे देख रहा हूँ, उसके आगे का रो नहीं पड़ता। प्रिंट की जो है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज़ पिछले 15-20 साल से लगातार कम हो रही हैं। चूँकि प्रिंट को लेकर एक बायस था, तो जल्दी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि प्रिंट डिक्लाइन पे जा रहा है। उसके बाद से ओब्वियसली जब टीवी का डोमिनेंस आया, नंबर ऑफ न्यूज़ चैनल्स बढ़े और इंटरटेनमेंट ओब्वियसली काफ़ी बड़ा पाई है अगर हम टोटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू की बात करें, तो वहाँ पर वो बिजनेस जो है सो शिफ्ट होना शुरू हुआ। मार्केट भी बड़ा हुआ क्योंकि उदारीकरण के बाद से जो सो इंडियन इकोनॉमी की भी साइज बढ़नी शुरू हुई, कंज्यूमरिज्म भी बढ़ी, उपभोक्तावाद जिसे हम कहते हैं, और तमाम बड़ी कंपनीज़ ने, अगर आप आज भी देखें, मैं बार का लेटेस्ट फिगर देख रहा था, जो टॉप 10 एडवर्टाइजर्स हैं इंडिया में, वो सारे के सारे जो है वो सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, तेल साबुन से लेकर जो है कपड़े तक। तो वो टीवी पे शिफ्ट होना शुरू हुआ था। ये आज से 20 साल पहले शिफ्टिंग शुरू हो गई थी। प्रिंट का रेवेन्यू जो है सो घटना शुरू हुआ था। आज जो अगर आप ग्रोथ की बात करें, और ख़ासतौर पे जो नए बच्चे आए हैं जो आइदर पीजी करने के लिए, आईयूजी करने के लिए, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले 7-8 मिनट में मैं ये आप लोगों को बताऊंगा कि कन्वर्स्ड एटमॉस्फेयर में इस चीज़ को क्यों जानना ज़रूरी है। एक तरफ क्या हो रहा है कि आपका प्रिंट का रेवेन्यू गिर रहा है, नए अखबार लॉन्च होने बंद हो गए, नए टीवी चैनल लॉन्च होने बंद हो गए, क्योंकि टीवी का भी रेवेन्यू गिर रहा है। पहले जो है प्रिंट का ग्रोथ जो है सिंगल डिजिट में था, वहाँ से वो निगेटिव में हो गया। टीवी का ग्रोथ डबल डिजिट में है, वहाँ से पहले वो अपर सिंगल डिजिट में आया। इस बार का जो एस्टीमेट है, और चूँकि हम तमाम लोग इंडस्ट्री के यहाँ बैठे हुए हैं, तो पता है कि इस साल की जो इंक्रीमेंट्स हैं वो भी इशारा कर रही हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कि वो लोअर डिजिट में रहने वाला है, लोअर सिंगल डिजिट जो हम कहते हैं। जहाँ तक डिजिटल का सवाल है, डिजिटल जो है पिछले 5-7 वर्षों से लगातार 20 से 25% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है, जो मैं अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं। अनफॉर्चुनेटली जो वो एड स्पेंड है, अगर मैं मोटे तौर पर एस्टिमेट करूं, करीब 75,000 करोड़ का हमारे इस सेक्टर के लिए जो एडवर्टाइजिंग पे जो खर्च हो रहे हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 85%, आज से 2 साल पहले वो 90% था, अब 85% हो गया, जो कि दुनिया की सिर्फ 2 बड़ी टेक कंपनीज, जिनको हम अल्फ़ाबेट और मेटा के तौर पे जानते हैं, वो लेके जाती हैं। जिनके जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म हैं, जिसको आप गूगल के तौर पे जानते हैं, जिसको आप फेसबुक के तौर पे जानते हैं, जिसको आप यूट्यूब के तौर पे जानते हैं, ये सब जो है उनके प्रोडक्ट्स हैं जिन पर कि आप ग्लूड हैं, या जिनके जरिए आप कंटेंट को डिस्कवर करते हैं। और इसीलिए जो है, और उनके पास वो मैकेनिज्म है कि रियल टाइम में वह एड को प्लेस कर सकती हैं डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर। तो इसलिए जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने बिग टाइम किया डिजिटल पर, चूंकि डिजिटल पर जो है सो लोग जाके कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को, वह कंटेंट का कंजम्पशन तो हो रहा है, लेकिन वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के तौर पर हमारे पास नहीं आ रहा है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए कन्वर्जेंस जो है बहुत ज़रूरी समझा गया कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग पूल है मैन पावर का, जो कि प्रिंट के लिए काम कर रहा है, टीवी के लिए काम कर रहा है। रेडियो की मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करता, चूँकि रेडियो के बारे में हम लोगों के परसेप्शन बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन रेडियो का जो टोटल पाई जो है, या जो टोटल साइज जो है, आइदर यूजर्स की, रीडर्स की, रीडर्स तो हो नहीं सकते, लिसनर्स हो सकते हैं, वो कभी भी बहुत बड़ा नहीं रहा, कभी भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं रहा। इसलिए जब टॉपिक की भी बात आई थी, तो मैंने कहा कि हम लोग कन्वर्जेंस से मोटे तौर पे प्रिंट, टीवी और डिजिटल को कवर करते हैं। चूंकि जो है आपको अपने को लीन एंड थीन रखना है, मल्टीटास्कर बनना है। आप सभी लोग जो इंडस्ट्री में जाने वाले हैं, आप उस सिचुएशन के बीच जा रहे हैं जबकि एआई ने बिग टाइम एंट्री ले ली है। बट इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्किल सेट को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की तारीख में जो है, अगर मैं यहाँ बैठा हुआ और हम बहुत ज़्यादा गूगल ज्ञान की बात करते हैं, या बहुत ज़्यादा
एआई सर्च की बात हम लोग करते हैं। अगर आज भी आप एआई सर्च को यूज़ करते हुए जानना चाहें कि इस यूनिवर्सिटी के पिछले जो है 10 कुलगुरु कौन है या अभी तक कौन कौन से कुलगुरु रहे, वह गूगल आज भी नहीं बता पाएगा। इसलिए जो ओरिजिनल कंटेंट का जो मार्केट है वो बहुत मजबूत रहने वाला है। आप जो है जितना नया खोजेंगे, जितना नया तलाशेंगे, और सुविधा ये है कि एआई सर्च ने आपको सुविधा दे रखी है, वो बता देता है कि गूगल पर क्या ज्ञान मौजूद है, क्या नहीं है। जो नहीं है उस दिशा में आप आगे बढ़ जाएं। जहां तक एआई की वजह से जो इस कन्वर्ज्ड एटमॉस्फेयर में, और कन्वर्जेंस जब हम कह रहे हैं बहुत सिंपल वर्ड्स में, आप जो है किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं काम करते। एक कन्वर्ज्ड एटमॉस्फेयर में आप प्लेटफॉर्म न्यूट्रल अप्रोच के साथ काम करते हैं, जहां पर कि आप किसी रेडियो के लिए काम नहीं करते, जहां आप किसी टीवी के लिए काम नहीं करते, जहां आप किसी प्रिंट के लिए काम नहीं करते, जहां पर आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नहीं काम करते, आप सबके लिए काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम सबके लिए कैसे काम करेंगे? सवाल यह है कि कंटेंट के सिर्फ फॉर्मेट बदलते हैं। कंटेंट में कोई बहुत बुनियादी परिवर्तन नहीं होता, कंटेंट सेम होता है। उसको जो सो डिलीवरी जो है, उसका डिलीवरी का तरीका बदल जाता है, उसका हमें ध्यान रखना है। और ये काम आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं बताऊं कि जिस एआई से हम लोग डर रहे हैं, वही एआई जो है इसके लिए आपकी मदद भी करने वाला है। आज की तारीख में एआई टूल्स जो है हमें यह सुविधा दे रहे हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में रियल टाइम में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, रियल टाइम में हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर अदिति के मुझे जो है 5 अगर स्टिल फोटोग्राफ मिल जाएं और मैं इनकी 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, मैं इनका अगले 24 घंटे तक बिना इनको बताए मैं इनके नाम से किसी भी टीवी चैनल पे एंकर करवा सकता हूं। यह बड़ा संकट है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें उस डायरेक्शन तक लेके चली गई है और वो लगातार इवॉल्व हो रही है। और जाहिर है इस टेक्नोलॉजी से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको एडेप्ट करने की आवश्यकता है। तो जब आप कन्वर्ज्ड एटमॉस्फेयर में जब आप काम करने के लिए जाएं, जहां पर कि डिजिटल के अंदर भी कोई बहुत सीधा नहीं है कि आप सिर्फ ऑन प्लेटफॉर्म। अब आप कहेंगे कि ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म की दुनिया क्या है? ऑन प्लेटफॉर्म जाहिर है जो आपकी अपनी वेबसाइट है, जो कि आपके अपने हाथ में। ऑफ प्लेटफॉर्म वो है जो कि उन तमाम बड़ी टेक कंपनियों के बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि आप यूट्यूब के तौर पे जानते हैं, जिनको आप एक्स के तौर पे जानते हैं, जिनको आप फेसबुक के तौर पे जानते हैं, या जिनको फिर आप इंस्टा के तौर पर जानते हैं। वो आपका अपना नहीं है, इसलिए आप उसको ऑफ प्लेटफॉर्म कहते हैं। आप इनमें से जिसको भी कैटर कर रहे हो, मुझे लगता है कि अगर आपकी बुनियादी मॉडरेशन टेक्निक्स जो है, जो कि आज की तारीख में कंटेंट क्रिएशन में, बेसिक कॉपी राइटिंग में, बेसिक वॉइस ओवर में, इन सब तमाम रूटीन फंक्शंस में, इवन मुझे लगता है कि न्यूज़ रूम के अंदर टिकर लिखने में भी, जो कि अदिति बात कर रही थी, उसके लिए आज किसी सामान्य व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी न्यूज़ रूम के अंदर। वो सारी की सारी ऑटोमेटेड हो सकती हैं, सारी की सारी हम ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन एज अ मॉडरेटर आपका रोल लगातार बढ़ता जाएगा और सबको ज़रूरत होगी, आपको अपने स्किल सेट को ठीक रखने की आवश्यकता है। और जब मैं कन्वर्ज्ड एटमॉस्फेयर में अपने स्किल सेट की बात करता हूँ, तो 3-4 बुनियादी तैयारियाँ जो है, आप चूँकि सभी लोग जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए, चूँकि जब हम इंडस्ट्री में होते हैं और जब हम बात करते हैं कि भाई क्या चाहिए हमें, जाहिर है आपकी लैंग्वेज, जिस भी भाषा को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हिंदी भाषी हो सकते हैं, आप मराठी बोलने वाले हो सकते हैं, गुजराती हो सकते हैं, कन्नड़ स्पीकर हो सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज को आप प्रैक्टिस करते हैं उस पर आप ठोस जो है जानकारी रखें, उसमें आपकी प्रवीणता हो। दूसरा ये है कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जानते हो। और तीसरी जो है टेक्नोलॉजी के साथ आपकी एडेप्टेबिलिटी परमानेंट हो। अगर इन 3 चीज़ों को आपने अपने इस 2 साल के या 3 साल के पाठ्यक्रम के दौरान अगर उसको फॉलो कर लिया, तो मुझे लगता है कि आप सफल होंगे इस कन्वर्ज्ड एटमॉस्फेयर के अंदर। और आखिरी बात, चूँकि मैं समय का ध्यान रख रहा हूँ, आखिरी 1 मिनट जो बचा है, कि ये जो दुनिया है उसमें मोनेटाइजेशन के लिए जो है कंटेंट क्रिएटर्स भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट पाई हो चुके हैं। एक सेपरेट ब्लॉक है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था सेल साइड पर, हमारे ध्यान में आया कि हिंदुस्तान लीवर, जो कि भारत का सबसे बड़ा एडवर्टाइज़र है पिछले कई दशकों से, हिंदुस्तान लीवर आज की तारीख में ट्रेडिशनल लीनियर प्लेटफॉर्म्स की जगह
वो बहुत बड़ा अमाउंट आप ब्लॉक लेवल पर जाकर, ब्लॉक लेवल छोड़िए, जो पिन कोड मैपिंग होती है ना, पिन कोड मैपिंग के हिसाब से इस पिन कोड पर अगर ये सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ काम कर रहा है, उसके जरिए अपने प्रोडक्ट की जो है वो सेलिंग कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, उसके जरिए जो है उसको लोगों के बीच लेके जा रहा है। तो एक ऐसे दौर में जहाँ पर कि इन्फ्लुएंसर्स का रोल, और मुझे लगता है आप में से बहुतों का सपना होगा मजबूत इन्फ्लुएंसर्स बनने का, अगर वो भी आपको करना है तो आप अपनी इस बुनियादी स्किल सेट को आप ठीक रखें, तो उससे ये होगा फ़ायदा कि आप कन्वर्स्ड एटमॉस्फेयर में भी या फिर एज स्टैंड एलोन कंटेंट क्रिएटर आप बेहतर कर पाएंगे। आप सभी लोगों के सुखद भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जब क्रिकेटर कोई बहुत अच्छा शॉट मारता है ना, तो उसे कहते हैं कि राइट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सर का जो सेशन था वो एकदम टेक्स्ट बुक में से था। और यहाँ मौजूद जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे, उनको पता है कि ये सवाल आना ही है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए जोरदार तालियां प्लीज। The last topic of this 3-day marathon is the most important of them all, digital frauds in India, Project Shield. आज के डिजिटल युग में यह विषय बेहद प्रासंगिक है। As we live more online, risk of frauds and misinformation also increase. To address this, we have Mr. Balkrishna, Executive Editor, Fact Check, India Today Group. Control room, please play the video. फैक्ट चेकिंग और विजुअल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम, श्री बालकृष्ण। वर्तमान में वे इंडिया टुडे ग्रुप में फैक्ट चेक और विजुअल इन्वेस्टिगेशन विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। 2 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने बतौर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद और राष्ट्रीय राजनीति को कवर किया। उन्होंने इंडिया टुडे और आज तक के लिए देश के लगभग हर राज्य और विदेशों से रिपोर्टिंग की। आज उनकी टीम का काम है सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं और दुष्प्रचार की पहचान कर उन्हें रोकना और न्यूज डेस्क तक पहुंचने वाली वायरल सामग्री को परखकर सटीक सूचना सुनिश्चित करना। वे संस्थान में इन हाउस ट्रेनर भी हैं, जहां वे रिपोर्टरों और संपादकों को वेरिफिकेशन तकनीक और टेक्नोलॉजी का संपादकीय उपयोग सिखाते हैं। श्री बालकृष्ण ने कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लिया है और इंटेल टेक्निक्स, GIJN, गूगल न्यूज इनिशिएटिव तथा डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च लैब जैसे प्रतिष्ठित संगठनों से प्रमाणित हैं। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विशेषकर जनरेटिव AI और डीपफेक्स के नवीनतम विकासों को बारीकी से फॉलो करते हैं और लगातार नए फोरेंसिक टूल्स के साथ प्रयोग कर रहे हैं। पत्रकारिता और तथ्य पड़ताल का मजबूत संगम, श्री बालकृष्ण। सर का प्रेजेंटेशन PPT मोड में होगा, तो मैं डिग्नेटरी से निवेदन करूंगा कि वे फ्रंट सीट लें प्लीज। मैं इस 3 दिन के कार्यक्रम में शायद आखिरी स्पीकर हूं और मुझे आप लोगों के चेहरों को देखकर एक समझ में आ रही है एक बात कि आप सबके मन में एक ही सवाल है कि ये ख़त्म कब होएगा। सही है ना? तो देखिए, ना तो मैं अदिति की तरह मुझे यहाँ पढ़ने का सौभाग्य हुआ है और ना ही मैं ब्रजेश की तरह यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं। मैं असल में बहुत मामलों में आपकी तरह हूँ, क्योंकि मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ और मैंने देखा कि कितना सुंदर है, कितना बढ़िया कैंपस है। मुझे लगा कि पहले यहाँ आने का मुझे मौका नहीं मिला, तो जैसे आप में से बहुत से लोग नए हैं वैसे ही मैं भी यहाँ पे नया हूँ। और लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ अपनी बात पे आने से पहले, आप भारत और हो सकता है देश के दूसरे हिस्सों में भी आप किसी भी ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं तो आपको ऐसा हो नहीं सकता कि आपको